हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका सालवंशी क्रिएशन चैनल पर। दोस्तों, मैं आज आपको चंगेज खान वाला जो टॉपिक है, यानी कि उससे संबंधित जो यायावर साम्राज्य का जो अध्याय है, उससे सभी प्रश्न इस वीडियो में आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं इस वीडियो में, तो बने रहिए इस वीडियो में। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ एक बात, कि मैंने सभी मतलब कि इससे पिछले वाले जो वीडियो हैं उनका वीडियो बनाकर मैंने यूट्यूब में डाल दिया है। तो प्लीज़ आप चैनल पे नए हो तो चैनल पे जाकर आप देख सकते हैं वो वीडियो, और इस चैनल पर आपको निरंतर वीडियो मिलती रहेगी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो चाहिए तो अभी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अपन ने जो पार्ट 1 था इसका इस वीडियो में, उसमें पॉइंट 14 तक अपन ने क्लियर कर लिया था। आज हम बात करेंगे पॉइंट 15 से। तो 15 पॉइंट है अपना 50। चंगेज खान की मृत्यु के पश्चात मंगोल साम्राज्य को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों, चंगेज खान की मृत्यु हुई, उसके बाद हम मंगोल साम्राज्य का अध्ययन करेंगे, तो उसको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला 1236 से 1242 तक का अभियान में, और दूसरा क्या है 1255 से 1300 तक। यह आपको इसी तरीके से प्रश्न में लिख कर आना है दोस्तों। यदि तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, एक भी मार्क्स आपका कटेगा नहीं। 1236 से 1242 में क्या हुआ था, रूस के स्टेपी क्षेत्र पोलैंड हंगरी पर विजय प्राप्त की गई थी। पोलैंड आया यहाँ पर, अभी पोलैंड, अभी जो यूक्रेन और रूस के बीच जो सीमा विवाद चल रहा है, तो उसी के साइड में था ये पोलैंड। तो यहाँ पर भी अधिकार विजय प्राप्त कर लिया गया था 1236 से 1242 के अभियानों में। अब दूसरा है अपना 1255 से 1300। तो इसमें क्या हुआ था, समस्त चीन, जो सारा का सारा चीन है, उस पर विजय प्राप्त कर ली गई थी। ईरान, इराक, जिसे इराक का प्राचीन नाम क्या था, मेसोपोटामिया दोस्तों, आपने पढ़ा होगा, सीरिया, इस पर विजय प्राप्त कर ली गई थी। कब, 1255 से 1300 में, बहुत पहले की बात है दोस्तों ये। अपना 16वां पॉइंट है, मंगोल परिवार में उत्तराधिकार को लेकर आंतरिक राजनीति थी। तो आंतरिक राजनीति से आप क्या समझते हो, आंतरिक राजनीति यानी कि अंदर ही अंदर लड़ाई चल रही थी परिवार में ही, कि मैं चंगेज खान का उत्तराधिकारी बनूंगा, इसके बाद मैं बनूंगा। तो ऐसे में उनकी राजनीति चल रही थी, यानी कि लड़ाई झगड़े भी हुआ करते थे छोटे मोटे। अपना अगला पॉइंट है, चंगेज खान की सेना स्टेपी क्षेत्र की पुरानी दशमलव पद्धति के अनुसार गठित की गई थी। पुरानी दशमलव पद्धति के अनुसार गठित की गई थी किसकी सेना, चंगेज खान की सेना, जो 10, 100, 1000 और 10,000 सैनिक टुकड़ियों में विभाजित थी। पुरानी दशमलव पद्धति के अनुसार क्या गठित की गई थी, चंगेज खान की सेना जो 10, 100, 1000 और 10,000, जो 10,000 वाली सैनिक टुकड़ी थी, उसे तुमन कहा जाता है दोस्तों। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट मिल जाता है अपने को। जो 10,000 वाली जो सैनिक टुकड़ी थी, उसे ही तुमन कहा जाता था, यह सबसे बड़ी सैनिक टुकड़ी थी। फिर यहाँ पर अगला पॉइंट अपने को मिलता है, नई सैनिक टुकड़ियों को जो उसके चारों पुत्रों के अधीन थी, विशेष रूप से चयनित कप्तानों के अधीन कार्य करती थी, उसे नौयान कहा जाता था। प्रश्न आएगा, नौयान किसे कहा जाता था, तो नौयान उसे कहा जाता था जो नई सैनिक टुकड़ियों को जो उसके चारों पुत्रों के अधीन थी, विशेष रूप से चयनित कप्तानों के अधीन कार्य करती थी, उसे नौयान कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। आगे अपना अपना पॉइंट है, चंगेज खान ने अपने नवविजित लोगों पर शासन करने का उत्तरदायित्व अपने चारों पुत्रों को सौंप दिया था। अब देखो चंगेज खान ने क्या किया, जो नवविजित लोग थे उन पर उसने नए जीते क्षेत्रों पर शासन करने का उत्तरदायित्व अपने चारों पुत्रों को सौंप दिया। उन चारों पुत्रों का नाम भी आपको बताया जाएगा कि वो कौन कौन से चार पुत्र थे, जिस जिस जिनको चंगेज खान ने शासन करने का उत्तरदायित्व सौंप दिया था। इससे क्या हुआ, चारों पुत्रों को सौंप दिया शासन करने का उत्तरदायित्व, इससे उलूस का गठन हुआ। इससे किसका गठन हुआ, उलूस का गठन हुआ।
उलुस शब्द का मूल अर्थ क्या होता है? निश्चित भूभाग नहीं था। उलुस शब्द का मूल अर्थ निश्चित भूभाग नहीं था। अब हम बात कर लेते हैं चंगेज खान के पुत्र। जो 4 पुत्र थे उसके, चंगेज खान के कितने पुत्र थे? 4। उनका नाम यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। पहला पुत्र था जोची दोस्तों, आपको याद रखना है, जोची पहला पुत्र था। इसको रूसी स्टेपी प्रदेश प्राप्त हुआ था, यानी कि आपको जोची को चंगेज खान ने क्या कहा कि आपको रूसी स्टेपी प्रदेश पर शासन करना है ना कि नहीं? शासन करना है। इसने, किसने? जोची ने सुनहरा गिरोह का गठन किया था, जिसे इंग्लिश में गोल्डन हर्ब के नाम से भी जानते हैं उसे इंग्लिश में। इसी ने किया था, जोची ने। जोची के बारे में आप समझ गए होंगे। और दूसरा पुत्र है दोस्तों चगताई। चगताई, इसे तुरान का स्टेपी प्रदेश प्राप्त हुआ था। चगताई को और पामीर के पहाड़ में इसका शासन चलता था। चगताई दूसरा पुत्र था दोस्तों। और पहला कौन था? जोची था। तीसरा पुत्र है तीसरा अपना नहीं, चंगेज खान का दोस्तों, सॉरी गलती हो जाती है। तीसरा पुत्र चंगेज खान का कौन सा था? ओगोदेई। चंगेज खान ने संकेत दिया था कि जो मेरा तीसरा पुत्र रहेगा ओगोदेई, ये ओगोदेई, यही मेरा अगला उत्तराधिकारी होगा। कौन? ओगोदेई। तो उत्तराधिकारी कौन बना चंगेज खान के बाद? ओगोदेई। ओगोदेई ने क्या किया? अपनी राजधानी को, यानी मतलब कि वो पुरानी राजधानी थी, उसने उसको परिवर्तित कर कराकोरम को बना दिया राजधानी। किसने बनाया? ओगोदेई ने। अब चौथा पुत्र था उसका तोलोय। तोलोय को पैतृक भूमि मंगोलिया प्राप्त हुई। अब मतलब अपनी पैतृक भूमि से यह तात्पर्य है कि पिता की भूमि प्राप्त हुई। किसे? तोलोय को। ये 4 पुत्र हो गए दोस्तों। पहला कौन है? जोची, चगताई, ओगोदेई, तोलोय। आशा करता हूँ आप सब ये चारों पुत्रों के बारे में कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। आप थोड़ा वीडियो को पॉज करके और लिख कर देखिए इन चारों पुत्रों के नाम। 19वां अपना पॉइंट है हरकारा पद्धति। हरकारा पद्धति क्या है? इससे राज्य के दूर दराज के स्थानों में परस्पर संपर्क रखा जाता था, यानी कि जो संचार व्यवस्था थी वो रखी जाती थी। ये हरकारा पद्धति वही थी। अपेक्षित दूरी पर सैनिक चौकियां होती थी, मतलब कि यहाँ पर ये सैनिक चौकी हो गई, एक ये हो गई सैनिक चौकी, एक ये हो गई। तो अपेक्षित दूरी पर सैनिक चौकियां होती थी जिसमें स्वस्थ एवं बलवान घोड़े रहते थे। मतलब यहाँ पर स्वस्थ एवं बलवान घोड़े हो गए, यहाँ भी हो गए, तैनात रहते थे। घुड़सवार भी रहते थे, यानी कि यहाँ पर घोड़े सवार। और जो बॉर्डर होता है ना, बॉर्डर रहता था, यानी कि एक तरीके से बॉर्डर ही कह सकते हैं अपन। बलवान घोड़े रहते थे, क्या रहते थे? तैनात रहते थे। इस संचार व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मंगोल यायावर अपने घोड़े या पशुओं अथवा अन्य समूह, इस संचार व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मंगोल यायावर मतलब कि जितने भी मंगोल साम्राज्य के लोग थे वो अपने घोड़े या पशुओं अथवा अन्य पशु समूह का 10वां हिस्सा प्रदान करते थे। यानी कि मेरे पास 100 क्या है, 100 घोड़े हैं। अब मैं मंगोल साम्राज्य में रहता हूँ, तो मुझे ये हरकारा पद्धति को मतलब कि बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक कर देना पड़ेगा 10वां हिस्सा। तो 100 घोड़े का 10वां हिस्सा कितना हो जाएगा? 10 घोड़े। तो मैं 10 घोड़े दे दूंगा। तो इसे ही कुबुकुर कर कहा जाता था। इसे क्या कहा जाता था दोस्तों? कुबुकुर कर। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कुबुकुर कर किसे कहते थे? तो कुबुकुर कर इसे ही कहा जाता था। 10वां हिस्सा प्रदान करते थे उसे ही कुबुकुर कर कहा जाता था। अब बाज क्या है दोस्तों? बाज सुरक्षित यात्रा के लिए यात्रियों को पास जारी किया जाता था। मतलब कि एक प्रकार का पास था ये। पास पास मतलब बाज पास था ये, जिसे फारसी भाषा में क्या कहा जाता था? पेजा, और मंगोल भाषा में जैरेज कहते थे। जारी करते थे कौन? यात्रियों को जारी किया जाता था ये बाज नामक कर। इसके लिए व्यापारी यात्रियों से बाज नामक कर अदा करते थे, जिसका तात्पर्य था कि वे मंगोल शासक की सत्ता स्वीकार करते थे। अब जो व्यापारी मतलब कि यात्री आए कहाँ? मंगोल साम्राज्य में घूमने के लिए,
फिर उनको क्या पास जारी किया जाता था, पास है ना कि नहीं। तो इसके लिए वो कौन सा कर लेते थे, इसके लिए वो बाज नामक कर लेते थे, यही है बाज। अब ये उड़ने वाला बाज नहीं समझ लेना दोस्तों, ये बाज एक कर है। अपन क्या पढ़ रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं, इतिहास में यायावर साम्राज्य पढ़ रहे हैं। 21वां पॉइंट है अपना गजन खान। गजन खान के बारे में आपको संक्षिप्त वर्णन करना है। तो आप कैसे करेंगे, गजन चंगेज खान के सबसे छोटे पुत्र तोलोई का वंशज था। अपन ने पढ़े थे चंगेज खान के कितने पुत्र थे, 4। पहला कौन था, जोची, दूसरा था चगताई, तीसरा था ओगोदेई और चौथा था तोलोई। तो ये तोलोई का ही वंश का एक राजकुमार था गजन खान। कौन था, गजन खान। गजन खान पहला ऐसा शासक था जिसने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम ग्रहण किया था। गजन खान ने धर्म परिवर्तन कर लिया और क्या किया था, इस्लाम ग्रहण किया था ये गजन खान ने। तोलोई के वंशजों ने युआन और इल्खानी वंशों की स्थापना की थी। मतलब यही गजन खान के नेतृत्व में युआन और इल्खानी वंशों की स्थापना की गई थी। यहाँ पर बोल रहा है तोलोई के वंशजों ने युआन और इल्खानी वंशों की स्थापना की थी। तो ये किसका वंशज था, तोलोई था चंगेज खान का, और तोलोई का वंशज गजन खान। आपको थोड़ा समझने में दिक्कत जा रही हो, वीडियो को एक बार और देख सकते हैं दोस्तों, आप पॉज करके यानी कि पीछे करके देख सकते हैं। तुर्किस्तान, अभी आप देख रहे होंगे मैप में, देखना आप तुर्किस्तान। तो तुर्किस्तान में चगताई के उत्तराधिकारी रहते थे। तुर्किस्तान में अभी आज अपन बोलते हैं तुर्किस्तान, वहाँ पर कौन रहते थे, चगताई के उत्तराधिकारी। यास क्या है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये बार बार एग्जामों में पूछा ही जाता है कि यास क्या है। तो यास वह नियम संहिता जो चंगेज खान ने 1206 में किरिलताई में लागू की थी। जो किरिलताई क्या थी, किरिलताई मंगोल सरदारों की एक परिषद थी। तो चंगेज खान ने क्या किया था, 1206 में ये मंगोल सरदारों की परिषद में इसको लागू किया था। यास, प्रारंभ में इसे यसाक लिखा जाता था जिसका मतलब था विधि, आज्ञप्ति व आदेश। मतलब सीधा सा अर्थ इसका है यास। अपने देश में देखो संविधान होता है शासन चलाने के लिए, सुचारू रूप से संचालन करने के लिए सरकार का। तो उसी प्रकार चंगेज खान के साम्राज्य में, यानी कि यायावर बोले या मंगोल साम्राज्य बोले, तो उसमें यास होता था। मतलब कि वो एक प्रकार का संविधान था, विधि, आज्ञप्ति व आदेश, इसका मतलब था। आगे उसके बारे में और लिख सकते हैं दोस्तों अपन, यास मंगोल जनजाति की ही प्रथागत परंपराओं का संकलन था। यास एक बहुत ही सशक्त विचारधारा थी। 1221 में बुखारा में अमीर मुसलमानों की भत्सना की किसने की थी, चंगेज खान ने की थी। यास का उत्तर आपको यहाँ तक लिखना है। अब इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ क्या हुआ था दोस्तों। 1221 में चंगेज खान कहाँ पहुँच गया, बुखारा पहुँच गया। वहाँ अमीर मुसलमानों की उसने भत्सना की। अब भत्सना का मतलब क्या होता है, उनको उसने क्या कहा, पापी कहा, और भी कहा उसने उसके आगे। पहले पापी तो कह दिया, फिर उसने कहा पापों के प्रायश्चित स्वरूप उसने उनको कहा कि आप मुझे अपना छिपा हुआ धन दे। मतलब कि वो ऐसा कहता था कि मैं पृथ्वी का राजा हूँ, वो ऐसा सोचता था चंगेज खान। वो कहाँ पहुँचा, बुखारा में गया और उसने बोला कि बहुत ही आप पापी हो। तो यदि पापों के प्रायश्चित स्वरूप मतलब पाप से आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप मुझे अपना छिपा हुआ धन दे दें, ये कहा था उसने। मतलब कि अपने को स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वो एक उनका धन लूटना चाहता था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बस इतना ही पॉइंट था। तो दोस्तों ठीक है, अब आगे आने वाली वीडियो के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, और इसी प्रकार की आपको इस चैनल पर वीडियो मिलती रहेगी। और जो भी एमपी बोर्ड या किसी भी अदर बोर्ड से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो आपको इस चैनल पर सबसे पहले बताया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो में और पढ़ाई से संबंधित वीडियो में। ठीक है, बाय।